नमस्ते दोस्तों, आपका आप ही के चैनल टीडी एनालिसिस में स्वागत है। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी, एस&पी 500 और गोल्ड। इनका अभी के टाइम का और आगे के टाइम का क्या डायरेक्शन रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये रहेगा एक 4 पॉइंट एनालिसिस जहाँ पे हम चार्ट्स, पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे कि अभी मार्केट का डेटा क्या कहता है। फिर मार्केट इंडिकेटर्स, चाहे वो गोल्ड का लेवल हो, चाहे वो ग्रीड फियर का फैक्टर हो, चाहे वो मार्केट कैप टू जीडीपी हो, और वॉरेन बफे अभी मार्केट में क्या कर रहे हैं उसका हम एक अपडेट लेंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। परसों हमने निफ्टी का लेवल दिया था 11450। ये आप यहाँ पे देखिए, मार्केट गैप अप भी खुला, तभी भी मार्केट ने 11450 का हाई बना के गिरना चालू किया। अभी यहाँ पे वो लेवल तोड़ना था, इसलिए मार्केट ने वो लेवल तोड़ दिया एंड अभी 11485 का हाई बना के अभी उसी एरिया में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अभी S&P 500 की तरफ। अभी S&P 500 में अगर हम देखें तो परसों के वीडियो में हमने कहा था कि ये एक नीचे से सपोर्टिंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे S&P 500 हाई पे हाई मारते जा रहा है, और अगर आप देखें अराउंड 23 अप्रैल से हमारा जो स्टैंड है S&P 500 पे वो एक बुलिश रहा है, क्योंकि MACD आपके जीरो लाइन के ऊपर आ चुकी है। यहाँ से मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो ये लाइन को सपोर्ट लेके जा रहा है। और दूसरी चीज हमने कही थी कि एक डाइवर्जेंस बन रहा है। अभी अगर यहाँ से हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ले, सेम MACD में भी हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डाइवर्जेंस बन रहा है मार्केट में, तो ये एक वेज फॉर्मेशन हो रहा है और MACD डाइवर्जेंस दिखा रहा है। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे चेक करने के लिए कि जब डबल टॉप आया और डाइवर्जेंस दिया तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये आते हैं हम अप्रैल 2019 में। यहाँ पे देखिए मार्केट ने डबल टॉप बनाया और यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे और उसको कंपेयर करें MACD के साथ, तो MACD ने एक डाइवर्जेंस बनाया है। ठीक है, सेम अगर हम देखें, ये देखा आपने, ये टॉप को तोड़ा, डाइवर्जेंस बना, मार्केट गिरना चालू हो गया। सेम 2008 में अगर हम आए तो ये देखिए जनवरी में यहाँ पे मार्केट हाई बना, वापस गिरना चालू हुआ। अगर हम उसे यहाँ पे कंपेयर करें तो ये एक नया हाई बनाया मार्केट ने, और ये जो है ये जो देखिए, ये एक छोटा डाइवर्जेंस था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, पर एक डाइवर्जेंस दिया मार्केट ने और मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ। S&P 500 का अगर हम देखेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट ऑल टाइम हाई बना के गिरना चालू हो सकता है। अगर दूसरी चीज हम देखें यहाँ पे, अगस्त का महीना देखें, आपका मार्केट इसी एरिया में है और वो स्प्रिंग की तरह देखिए, यहाँ पे देखिए ये कॉइल होते जा रहा है, जो किस साइड फटेगा हम नहीं जानते। ये तो स्टिमुलस ही बताएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये जब मार्केट कॉइलिंग होता है तो मेजरली क्या होता है, आपका ब्रेक आउट होता है। अगर हम MACD के हिसाब से देखेंगे तो ये ब्रेक डाउन होना चाहिए, पर अगर यहाँ पे स्टिमुलस आया तो ये कॉलिंग काफी फोर्स से मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। अभी ये कॉइलिंग क्यों हुआ हम जानते हैं, इसका बेसिक रीजन था कि फेड ने 31 जुलाई से
सबको पैसे देना बंद कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो मिल रहा था वो सबको मिलना बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना बंद हो गया। अभी मुझे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम S&P का ही क्यों लेते हैं, SPX का ही क्यों लेते हैं, इंडियन मार्केट से क्यों नहीं लेते। सो बेसिकली ये जो रैली है, ये जो बुल रैली है 20 मार्च से जो कुछ भी बुल रैली हम देख रहे हैं, ये एक ही चीज से आई है, वो है फेड ने जो स्टिमुलस दिया मार्केट में। ठीक है, तो इसी कारण अगर आप देखेंगे, इसमें हम निफ्टी कंपैरिजन में डालते हैं। चलो, तो अगर आप देखिए यहाँ से एग्जैक्टली निफ्टी ने भी रिबाउंड किया है और निफ्टी S&P 500 की चाल चल रही है। ये देखिए, ये जोन में पूरा कंसोलिडेशन है। ठीक है, सो आगे क्या होगा, आगे ऑब्वियसली अभी न्यू हाईज बनेंगे, उसके बाद न्यूज के कारण आपका मार्केट साइडवेज हो सकता है, जहां पे वो कुछ स्टीम, कुछ मोमेंटम लूज करेगा या मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये तो थे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। अब हम आते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स पे। सो यूएस ने अभी दिया है कि वीकली जॉबलेस क्लेम जो है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे। तो वो क्यों रहे, वो नीचे देखते हैं। सो ये लोग कह रहे हैं कि डिस्पाइट सेवरल मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाता जा रहा है। पहले इनको $600 वीकली मिला था, अभी उनको लगता है 400 भी मिला तो भी चलेगा। $20 मिलियन अमेरिकन जो है वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इसमें से 60% आर एम्प्लॉयड इन एजुकेशनल प्रोफेशनल। सो अगर स्कूल रीओपन नहीं होते, सब कुछ सेफली नहीं होता, तो क्या होगा, तो ये जो 20 मिलियन अमेरिकन वर्कर्स है ये भी जॉबलेस हो सकते हैं। अभी जॉबलेस क्लेम्स कितना है आपको पता है? अभी वो 1.1 मिलियन के आसपास है और वो बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, डेटा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है, अभी इंडियन मार्केट की तरफ मुड़ते हैं, तो वो है निफ्टी का पी। अगर हम निफ्टी पी देखें तो पिछले कई दिनों से निफ्टी का पी 30 के ऊपर जा रहा है। फ्राइडे को वो 32.08 था। सो ये क्या दर्शाता है कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट एक ग्रीड जोन में है। एक फियर एंड ग्रीड का अगर हम इंडेक्स देखें तो यहाँ पे ये कहता है कि मार्केट अभी ग्रीड जोन में है। ठीक है, सो अभी एक न्यूज आई है कि सेकंड स्टिमुलस जो मिलने वाला है, तो उसके बारे में एक स्केड्यूल आया है। सो वो लोग कह रहे हैं कि सेकंड स्टिमुलस हम जल्द से जल्द देने वाले हैं। अभी दोनों पार्टीज जो है उनमें डिस्कशन चालू है, तो वो आज चालू होने वाला है। और अगर उसका हम डेट्स देखें तो वो अगर फाइनल बिल 8 सितंबर को सेनेट ने पास किया तो वो हाउस 9 सितंबर को पास करेंगे, प्रेसिडेंट 10 सितंबर को पास करेगा, फर्स्ट चेक आएगा आपको 21 सितंबर। सो अगर ये कैलकुलेशंस देखेंगे तो जब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं आते, शायद मार्केट साइडवेज रह सकता है, या कितने पैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट इन डेट्स के बाद मोमेंटम लेना चालू करेगा। तब तक गैप अप गैप डाउन निफ्टी जो खेल खेलता आ रहा है, ये देखिए
एक दिन गैप डाउन होता है, यहाँ पे गैप अप होता है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे हाई से गैप अप होता है। तो निफ्टी ये खेल खेलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रॉपर सिग्नल्स नहीं है, मार्केट में प्रॉपर डेटा नहीं है जो मार्केट को एक ट्रेंड दे सके। अगले पॉइंट पे हम आते हैं जो है मार्केट इंडिकेटर्स। अब ये है मार्केट कैप टू जीडीपी। अभी हमने लिया अगेन यूएस का मार्केट, क्योंकि उसका डेटा जनरली अवेलेबल ज्यादा रहता है, इंडियन मार्केट का डेटा अवेलेबल कम रहता है। सो अगर हम देखें, जब भी आपका मार्केट कैप टू जीडीपी डेटा जो है वो 1 यानी 100% के ऊपर जाता है, एक स्मॉल टर्म का रिसेशन हम देखते हैं, कुछ साल का रहता है, कुछ महीनों का रहता है। सो ये तो हमने देखा, ये तो क्या था, इन्फ्लेशन का एक साइकिल था, जिस कारण आपका मार्केट कैप उसी एरिया में रहा। कौन सा था वो एरिया? ये देखिए, काफी सालों तक ये मार्केट कैप कंसोलिडेशन जोन में रहा। ठीक है, तो इस कारण आपका जीडीपी बढ़ते गया पर आपका मार्केट वही रहा। तो यहाँ से जो साइकिल शुरू हो गई, अगेन यहाँ पे 100 के ऊपर गया, मार्केट गिरा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे आप क्या हुआ था, हाउसिंग फाइनेंसिस का क्रैश हुआ था। यहाँ पे अगेन मार्केट अगर अभी का कंसिडर करें तो वो अराउंड 1.3 के आसपास, हाँ 130% के आसपास है जीडीपी के। सो मतलब भाई मेरी कमाई है 100 रुपए और मेरा खर्चा है 130 रुपए। सो अगर आप ऐसे करेंगे तो जब तक बैंक कहती है कि हाँ चलो भाई इट्स ओके, तब तक चलेगा, पर जब बैंक पैसे मांगना शुरू करेगी तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगा। सो हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे जो कि है गोल्ड। सो हमारा अगर व्यूज देखे गोल्ड के हिसाब से तो ये देखिए, यहाँ पे 1920 में गोल्ड था 256। अभी ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है, अगर इसको हम निकालेंगे सो गोल्ड का प्राइस वहाँ पे $20 था, जो आज है $2000 के आसपास। तो अगर आप ये साइकिल में देखेंगे सो $20 से गोल्ड का प्राइस इसके पीक में, थोड़ा इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही देख लेते हैं, 256 टू 323 आया, फिर वापस साइडवेज था, फिर अगेन 320 से वो 687 पे आ गया। सो ये जो है, तो ये इसके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स था, ये जो स्टीप था उसके ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स था। फिर मार्केट काफी देर तक, गोल्ड का प्राइस काफी देर तक साइडवेज था, फिर यहाँ से जो गोल्ड का प्राइस चढ़ने लगा, यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाइज बनाया, न्यू हाइज इस जोन के हिसाब से 1973 में, फिर नीचे गिरा, साइडवेज था, फिर 1976 से जो पकड़ा उसने वापस नया हाई बना के ऊपर जो गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कितना उसका राइज था, 500 से लेके अराउंड 1700-1800 पकड़ेंगे। तो अराउंड 3 टाइम्स मार्केट ने राइज किया। ठीक है, और ये राइज कितना था, ये 244 से लेके अराउंड 900 का था। सो ये भी 4 टाइम्स राइज हो गया। सो अगर 2000 में ये जो अभी का साइकिल चालू है, तो इस जोन में अगर हम देखेंगे यहाँ से 1999 नहीं, 1920 का तो डेटा नहीं रहेगा, पर अगर ये देखते हैं 1970 से लेके 1980 तक मार्केट किस जोन में था, जो S&P अगेन, तो 1970 से अगर हमने लिया और 1980 तक, तो मार्केट इसी जोन में था। यहाँ पे अगर हम देखें तो
1970 से लेके 1981 तक मार्केट इसी जोन में था, जो कि एक साइडवेज जोन है। तो उस हिसाब से अगर गोल्ड का प्राइस हम कंपेयर करें तो वो काफी लेवल तक बढ़ते गया। इन्फ्लेशन अगर हम निकाल दें तो ये देखिए 1970 में $36 गोल्ड का प्राइस था, और फिर वो चढ़ के 153 हो गया, फिर यहाँ से चढ़कर $130 से लेके वो $500। तो अगर ये जंप आप देखिए ये 4 टाइम्स हुई है। तो अगर 2000 से लेके 283 था, वो अराउंड 1920 के आसपास गया, फिर नीचे गया, अभी वापस ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अगर आप हमें पूछे तो ये जो गोल्ड का साइकिल है, अगेन यहाँ से आपको एक गोल्ड हायर लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा, जो कि अराउंड अगर आप देखें इन नॉर्मल जो कुछ भी डाउन टाइम में गोल्ड ऊपर गया, तो इन नॉर्मल टाइम में अगर आप गोल्ड को अभी के टाइम से कंसिडर करेंगे तो गोल्ड के रेट कम से कम 3 to 4 टाइम्स बढ़ते हुए अगले एक 5 से 10 सालों में हम प्रपोज कर सकते हैं। तो अगर गोल्ड का प्राइस अभी 50,000 है इंडियन मार्केट में, अप्रोक्सीमेट 53-54, पर ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे 50,000 है, सो वो अराउंड 1.5 से 2 लाख जाने की उम्मीद है अगले 5 से 10 सालों में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म साइकिल रहता है। ये क्या आज लिया मैं कल बेचा ऐसा नहीं होता है। सो ये देखिए 2000 से लेके 2012 तक, तो यहाँ पे गोल्ड ने आपको ऑल टाइम हाई दिया है, जो अराउंड 1825-1920 के आसपास था। अगर ये जोन ने हमने कंपेयर किया 1970 से लेके 1980, अभी ये जोन हम कंपैरिजन करेंगे गोल्ड जहाँ पे चढ़ा है अक्टूबर 2001 से लेके अक्टूबर 2011। अभी अगेन हम SPX ही देखेंगे, उसका कारण गोल्ड मेजरली आपका यूएस मार्केट के हिसाब से चलता है। सो ये रहा वो जोन। सो ये जोन क्या दर्शाता है, मार्केट एक ही एरिया में काफी देर तक था। सो आप जो कैपिटल गेन्स मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो वो इस टाइम नहीं मिले। इसके बाद अगर आप देखोगे 2011-12 के बाद मार्केट ने एक अपसाइड लंबी सी रैली दी है। उसको अगर हम गोल्ड के साथ कंपेयर करें तो गोल्ड आपका काफी स्लो, स्टैग्नेंट, साइडवेज, डाउनवेज था, और गोल्ड वापस 2019 से चढ़ना चालू हो गया, जहाँ पे ये मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाई दी। सो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड एक अनसर्टेनिटी इंडिकेटर होता है। जब मार्केट में फियर बढ़ता है तब गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है, जब मार्केट में ग्रीड बढ़ता है तब गोल्ड का प्राइसेस कम होता है। अब हम इन्फ्लेशन की तरफ आते हैं। तो ये इन्फ्लेशन अभी हमने देखा 1970 से लेके 1980, तो ये देखिए इन्फ्लेशन आपका बढ़ते गया, अराउंड 25-28% तक इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ा था। अगेन अगर हम 2000 से लेके 2010 तक कंसिडर करें तो इन्फ्लेशन बढ़ते गया था। सो ये दो जोन से हमने क्या देखा कि जब मार्केट साइडवेज रहता है तब आपका इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे दो चीज होती है, गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और रियल एस्टेट को वैल्यू आती है। गोल्ड प्राइस एंड रियल एस्टेट प्राइस बूम होता है। तो ये अगले 5 से 10 सालों के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है वॉरेन बफे का इन्वेस्टमेंट बैराक गोल्ड में। तो वॉरेन बफे क्या कहते थे, गोल्ड गेट्स डग आउट ऑफ द ग्राउंड इन अफ्रीका और सम प्लेस, देन वी मेल्ट इट down, dig another hole, bury it again, and pay people to stand around it guarding. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head. So ये क्या कहते हैं, हम जमीन से गोल्ड निकालते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसको वापस सेफ रखने के लिए जमीन में डालते हैं, उसके अराउंड सिक्योरिटी बिछाते हैं, क्योंकि गोल्ड चोरी ना हो जाए। मतलब जमीन से माल निकालते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और
वापस सिक्योरिटी के अंदर रखे। सो जो कुछ भी अगर मार्स से देखता है या कोई भी एलियन अगर देखता रहेगा, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, जमीन से ही निकाली हुई चीज वापस जमीन में डाल रहे हैं। सो वॉरेन बफे गोल्ड के अगेंस्ट काफी तरीके से नेगेटिव थे। दूसरा है गोल्ड के लिए उनका कोट है, गोल्ड इज अ वे ऑफ गोइंग लॉन्गर ऑन फियर एंड इट हैज बीन अ प्रिटी good way of going long on fear from time to time, but you really have to hope that people become more afraid in a year or two than they are now, and if they become more afraid you make money, if they become less afraid you lose money, but gold itself doesn't produce anything। मतलब मार्केट में अगर फियर आ गया तो गोल्ड का प्राइस चढ़ता है, मार्केट में अगर फियर निकल गया तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो हमने रिसेंटली देखा कि वॉरेन बफे ने बैराक गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। तो अभी उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनको लगता है कि मार्केट में फियर आना बाकी है, पर मार्केट में अभी क्या है, अभी मार्केट में ग्रीड है। तो बैराक गोल्ड क्या करती है, बैराक गोल्ड हैज कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट्स in 13 countries in North and South America, Africa, Papua New Guinea, and Saudi Arabia. Our diverse portfolio spans many of the world's prolific gold districts and focuses on high margin and long life asset. So gold, बैराक गोल्ड जो कंपनी है वो क्या करती है, वो जमीन से सोना निकालती है। यही काम करती है जो वॉरेन बफे ने कहा था कि ये जमीन से सोना निकालती है, प्यूरिफाई करती है और वापस जमीन में डालती है। पर उनको गोल्ड एज एन एसेट में इंटरेस्ट नहीं है, पर जो कंपनी गोल्ड के लिए काम करती है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने। ये क्यों, हम ये जानते हैं। तो ये हम आए हैं याहू फाइनेंस में, जहाँ पे हम बैराक गोल्ड का फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो उनका रेवेन्यू अगर देखेंगे 2008 के बाद ये कंटिन्यूस बढ़ता चला गया, उनका प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ता चला गया है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली वही चीज है, मार्केट में फियर बढ़ते गया तो उन्होंने वही गोल्ड निकालने का खर्चा अगर मुझे 100 रुपए है तो मैं गोल्ड तो 100 रुपए में निकाल रहा हूँ, पर जब मार्केट में फियर बढ़ता है तो जो मैं 200 रुपए को बेच रहा था वो आज मैं 300, 400, 500 रुपए में बेच रहा हूँ। सो वही होता है, आपका रेवेन्यू बढ़ते जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है, क्योंकि वही चीज उसी मेहनत के लिए मुझे ज्यादा मुनाफा मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2019 से उन्होंने अर्निंग्स जो है वो एक्चुअल में बीट कर दी है। ऑलमोस्ट लास्ट 4 टाइम्स उनका अर्निंग्स एक्सपेक्टेड अर्निंग्स से ज्यादा आ गया है। सो अभी गोल्ड के प्राइस में बारे में उन्होंने, वॉरेन बफे ने क्या कहा, गोल्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, खुद को कुछ प्रोड्यूस नहीं करती गोल्ड। सो उन्होंने गोल्ड के कंपनी में इन्वेस्ट किया, मतलब कंपनी का शेयर्स बढ़ेंगे, कंपनी का भाव भी बढ़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड्स देगी। सो भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैंने खाली गोल्ड में रखा है, पर अगर मैंने स्टॉक गोल्ड में रखा है, ईटीएफ गोल्ड में रखा, तो होता क्या है कि आपका प्राइस जो है गोल्ड का बढ़ेगा, पर इससे मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा, मैं जब गोल्ड बेचूंगा तो ही कुछ मिलेगा, राइट। पर यहाँ पे आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और आपको डिविडेंड्स भी मिल रहा है। सो इस कारण हमने चोलामंडलम या जो मुथूट फाइनेंस है, ये एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे लगते हैं, जो आपको गोल्ड के प्राइस के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस, ये नीचे कमेंट करके बताइए। और एक और पॉइंट रह गया, सॉरी। सो ये है मनी स्टॉक। तो ये 1975 से लेके आज तक का ये है, फेड ने अब तक जो कुछ भी मनी प्रिंटिंग किया, जो कुछ भी लोगों के हाथ में पैसा दिया, उसके बारे में है। तो अगर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टेंटली आराम से धीरे धीरे ये चल रहा है। यहाँ से ऊपर जो भागा, अब ये अगर आप देखेंगे, इसको हम वीकली में लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली देखिए 2 मार्च से फेड ने जो इंटरफियरेंस करना चालू किया,
तो यहाँ से जो इसने ग्रोथ दिया है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जिस कारण लोगों के हाथ में बहुत पैसा है। जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा आता है तो वही चीज़ जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 120 में हो जाती है, 120 की चीज़ 140 में हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।